चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखो वो ये चैप्टर बच्चे को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरी विस्तार से एकदम क्लियर कर देंगे। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अभी तक दो चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो और तीसरा चैप्टर। देखो वो सबसे पहली बात आपको नेत्र के बारे में जानना है, मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले ये समझो। पहले आपको मनुष्य के नेत्र मतलब आंखें के बारे में पढ़ना है। दृष्टि दोष मतलब आंख में कौन कौन सा दोष हो सकता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब आपको पढ़ना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देती है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए जरा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और एक वीडियो में संपूर्ण ये चैप्टर क्लियर। देखो सबसे पहले आप जानो नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र, ह्यूमन आई किसे कहते हैं, व्हाट इज ह्यूमन आई। देखो समझो मनुष्य का नेत्र क्या है, तो मनुष्य का जो नेत्र है ध्यान से समझना, मानव नेत्र एक प्रकाशीय तंतु है जो प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखने का काम करता है। इसमें देखो मनुष्य नेत्र के सारे हम लोग क्या करते हैं, आप सिंपली सोच सकते हैं, मनुष्य नेत्र एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं मिलेगी तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देती है। आंख मूंद का बोलेगा कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय तंतु है। क्या प्रकाशीय तंतु है, चाहे बोल सकते हैं मानव नेत्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना नेत्र, ये आपके आंख, ये आपके नेत्र का चित्र, ये वाला जो है ना, इसको नेत्र, इसी का पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है। देखो वो ये संपूर्ण आंख का क्या ना बेसिक है, इसको समझ लेंगे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इस आंख में बहुत सारी चीज लिखी गई है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है, हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे आंख के पीछे रेटिना पर बनता है। लेकिन प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन फिर भी हमें वस्तु सीधा दिखाई देती है। उसके पीछे का रीजन मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्या करता है, बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। समझिए जरा सा यहाँ पर इस बात को देखिए। देखो बुआ सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले जो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे बाहरी परत है, ध्यान दीजिए, हई जो आँख के सबसे बाहरी परत को हम लोग श्वेत पटल, उसको मतलब श्वेत पटल या स्क्लेराइट कहते हैं। ध्यान दो। सबसे पहली बात है, आंख की जो बाहरी परत होती है वो अपारदर्शी होती है। हम लोग आंख है ना, इसके बाहर जो परत है ना पतला चमकीली सा लगल रहता है, उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, उसको कण उन फाड़ू का घुस नहीं पाएगा। जैसे आप देखिए कभी आंख में आपका पिलुआ उलुआ पड़ जाता है तो आप मिसते हैं, ऐसा नहीं कि आंख को फाड़ के घुस जाता है, नहीं, क्योंकि वो अपारदर्शी होता है, ठीक है ना। देखो तो आंख के सबसे बाहरी परत क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। यही श्वेत पटल आगे चलकर उभर जाता है। उभरा का मतलब थोड़ा सा आगे बड़ा हो जाता है। देखो आगे चल के श्वेत पटल जो बाहरी परत है उसको श्वेत पटल कहते हैं। ये श्वेत पटल का जो उभरा भाग होता है उसे हम लोग कर्निया कहते हैं। श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग होता है, आपका आंखवा देखिए थोड़ा सा आगे निकल गए, थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ है, थोड़ा सा एकदम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्निया कहते हैं। तो श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कही जाती है, कर्निया कही जाती है। अब और चीज यहाँ पर समझो ध्यान से बुआ। अब देखो श्वेत पटल की जो नीचे वाला भाग है, देखो हाई सबसे बाहरी परत क्या होगा, श्वेत पटल हो गया। सबसे बाहरी परत श्वेत पटल, और श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। अब श्वेत पटल के जो नीचे वाला भाग है उसको क्रायड कहते हैं। क्रायड श्वेत पटल के नीचे वाले भाग, क्योंकि देखो आंख पर परत है तो श्वेत पटल के नीचे क्रायड होती है। ये क्रायड क्या करता है, तो विटामिन देने का काम करता है। जैसे मान लो जी हम लोग जो खाना उना खाते हैं तो भाई वो लेंस थोड़े खाता है, वो क्रायड क्या करता है, विटामिन सबको खींच लेगा और आपके आंख को मजबूत करने का काम करता है। वही विटामिन नहीं मिलता है तो ससुरी आंख में तरह तरह का क्या होता है, दोष उत्पन्न होने लगता है। तो इसमें मेन जो चीज होती है क्रायड होती है। श्वेत पटल के नीचे वाला भाग और रेटिना के बाद वाला भाग, हाई जो हरा रंग से हम लिखे है ना, ये रेटिना है। रेटिना के ठीक पीछे वाला भाग जो ना क्रायड है। ये क्रायड क्या करता है, विटामिन को खींचने का काम करता है। जो भी खाना खाएंगे उससे विटामिन खींचने का काम, मतलब विटामिन ए खींचने का काम करता है, कौन है, क्रायड करता है। और यही हमारी आंखों को मजबूत करता है। समझ में आ रही है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन उसको मजबूत करने का काम, उसको क्लियर दिखाने का काम सब किसमें होता है, क्रायड में होता है। क्योंकि ससुरी यही विटामिन पैदा करता है, ठीक है ना, ये विटामिन खींचने का काम करता है क्रायड, ठीक है ना। अब देखो हाई जो क्रायड है ना, आगे चल के दो भागों में खुलता है। क्रायड कितने भागों में, दो भागों में खुलता है। पहली भाग देखिए, एगो हाई आपका ऐसन देखेगा चाकू जैसा नहीं रहती, बहुत सारा डोरा है, मतलब क्रायड ही आगे चल के दो भागों में बढ़ता है, जिसमें से एक को हम लोग आइरिस, हाई जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग,
देखिए ये वाला भाग अभी कहने का हम लोग का आंखें है, देखिए आंखें यहाँ पर कोना मासा का मासा जैसा दिखाई दे रहा है तो वो आइरिस हो गया। आंख को जो खींचने वाला डोरा होता है ना, डोरा जो पेशिया होता है उसको सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। तो क्राइड चल के आगे दो भागों में बढ़ गया है, एक ये वाला भाग एक डोरा वाला भाग। तो हाई वाला भाग जो है ना ये वाला ये आइरिस कहलाएगा, और ये डोरा वाला जो भाग है इसको सिलियरी मांसपेशिया चाहे पक्षाम्बी पेशिया हम लोग कहते हैं। ओके समझ में आ गई। मतलब क्राइड दो भागों में बढ़ जाता है। इधर से भी अगर चलेंगे देखो हाई पहला परत श्वेत पटल था, दूसरा वाला क्या था क्राइड था। क्राइड ही आगे चल के दो भागों में बटा है, एक ये वाला भाग जिसको आइरिस कहता है, ये डोरा वाला भाग जिसको सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां से एक चीज समझो, हम लोग की आंख में जो काला वाला भाग है ना उसको हम लोग कहते हैं पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं, पपिल इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, पुतली कहते हैं। और जो बीच वाला भाग दिखाई देता है आंख के जो बीच वाला काला वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पपिल, मतलब उसको पुतली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। और ये पूरा जो गोला है इस गोला का नाम नेत्र लेंस होता है। अब देखिएगा हमें दूर की वस्तु भी क्या होती है ना, जब हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं तो हमारा आंखों क्या होता है लंबा हो जाता है। लंबा का मतलब क्या होता है सिलियरी मांसपेशियों आंखों को खींचकर लंबा कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या करता है दूर की भी वस्तु दिखाई देती है। और उसके बाद निकट की वस्तु को क्या करेगा सिलियरी मांसपेशियों आंखों को जाट देता है, मतलब मोटा कर देता है, जिसके कारण समय निकट की भी वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है। इसके पीछे का मतलब आंख को फैलाने के काम चाहे आंख को फुलाने के काम सब कौन करता है, इसके अंदर एक द्रव होता है जिसको कचाप द्रव हम लोग कहते हैं। यानी कह सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है, जो जल की मात्राएं पाई जाती है उसको हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। आंख में कभी कभी सुई आप घोंप के देखिएगा साफ निकलेगा जो जल ना वो कचाप द्रव हो जाएगा, लेकिन आंख में पिलुआ वाला पड़ जाता है ना लोर उड़ चुने लगता है, तो लोर उड़ चुनता है ना तो उसका नाम होता है जलीय द्रव। यानी कह सकते हैं ये जो पुतली है, ये पुतली और ये आइरिस, यहाँ जो इस भाग में देखो हाई जो आंख होता है ना, आंख के इस भाग में जो जल पाया जाता है उसको जलीय द्रव या नेत्रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपकी चर्चाएं कर दी। अब देखो आंख में क्या होता है मेन रेटिना होता है। क्या होता है रेटिना होता है। रेटिना प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कैसे, अब देखो यहाँ से आप क्या किरणें आपके मान लो कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक आम रखा हुआ है। ठीक है ना, सिंपली मान कर चलिए। अब इस आम को हम देखना शुरू किए तो यहाँ से किरणें जाएंगी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ है पीछे वाला भाग, हाई वाला जो भाग है ना रेटिना है, यहाँ पर रेटिना पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो भाई रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इसको सीधे दिखाने का काम क्या करेगा, हाई जो होता है एक पतला नस जो होता है दिमाग से जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है, तो ये रेटिना क्या करता है उल्टा प्रतिबिंब को सीधा बनाकर दिखा देता है। समझे। रेटिना पर पूछेगा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आंख मूंद कर बोलेगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सीधा दिखाने का काम कौन करता है मस्तिष्क करता। कौन मस्तिष्क करता है उसको सीधा दिखाने का काम। तो ये रहा किसका रेटिना का कार्य। ठीक है ना। आंख जो काम करता है ना, कैमरा देखे ना, आंख का जो काम एकदम कैमरा का जैसा ही होता है। जिस तरह से आंख काम करती है वैसे ही कैमरा काम करती है। एकदम आंख को देखकर ही कैमरा बनाई है। उसमें फिल्म होता है लेकिन इसमें लेंस होता है। फिल्म क्या करता है उसमें प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ठीक है। अब एक बार और मैं फिर से इसको समझाना चाहूंगा। और ये वाला जो भाग होता है ना प्रकाशीय तंतु होता है। मतलब क्या होता है, अब देखो बुआ यहाँ से समझना, यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है ना ये वाला प्रतिबिंब, ये रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। ये आगे चलकर निकला होता है एक पतला नस जो दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब ये पूरी समझ में आ गई। ये जो पूरा लेंस होता है ना इसको नेत्र गोलक हम लोग कह सकते हैं। ये पूरा जो आंख का गोला होता है उसको नेत्र गोलक कहते हैं। फिर से एक बार समझ लो आंख क्या है। ये पिक्चर्स बच्चे को समझ में नहीं आते। देखो सबसे पहली बात है आंख के जो गोले के जो बाहरी सबसे परत होता है उसको श्वेत पतल कहते हैं। श्वेत पतल आगे चलकर श्वेत पतल का जो उभरा हुआ भाग है, ये उभर आगे की ओर मतलब उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है उसको कर्निया कहते हैं। ठीक है ना। श्वेत पतल के नीचे वाला जो भाग है ये बीच वाला उसको क्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं क्राइड। क्राइड आगे चलकर देखो दो भागों में बढ़ जाती है, एक किसमें हाई वाला भाग आइरिस और दूसरा है सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है ना, किसमें सिलियरी मांसपेशिया में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिलियरी मांसपेशिया हो गया। उसके बाद क्या होता है ना ये जो लेंस होता है ना इसको नेत्र लेंस कहते हैं। मतलब सिलियरी मांसपेशिया जिस लेंस को टांग कर रखती है उसको हम लोग नेत्र लेंस का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देंगे नेत्र लेंस नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि आंख के जो बीच में जो काला वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पुतली कहते हैं। और यहाँ पर रेटिना हाई वाला भाग रेटिना है, यही पर प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु को देखना होगा तो सबसे पहले यही प्रतिबिंब बनेगी, लेकिन उसको सीधा दिखाने का काम कौन करती है मस्तिष्क करती है। ठीक है ना। उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाले भाग को बीच में जो द्रव होता है उसे कचाप द्रव कहते हैं। और फिर यहाँ पर पुतली के बीच जो द्रव होता है उसे हम लोग जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या होता है कि मतलब वस्तु की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दिखाने का काम करता है। तो किसी भी वस्तु को क्या करना है आंख की जो सिलियरी पेशिया होती है वो या तो उसकी फोकस दूरी बढ़ा देगी नहीं तो घटा देगी। बताइए नहीं दूर की वस्तु को देखना होगा सिलियरी मांसपेशिया साफ आंख एकदम क्या
जाएगा उसको लंबा कर देता है। इसका मतलब उसकी फोकस दूरी क्या करता है, घटा देता है। लेकिन निकट की वस्तु देखना होगा तो ये जो सिलेरी मांसपेशियां होते हैं डोरो वाला, ये क्या करता है, साफ आंखों को चिपका देता है, मतलब इसकी फोकस दूरी बढ़ा देती है, तो जिसके कारण से वस्तु दिखाई देती है। तो इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। पूछता भी समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं सिलेरी मांसपेशियों द्वारा आंख की फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर जब वस्तु देखने की क्षमताएं आ जाती है तो वही क्षमता समंजन क्षमता कही जाती है। समंजन क्षमता मतलब देखने की क्षमता, समझे। सिलेरी मांसपेशियां दूर या निकट की वस्तु देखने के लिए आंख की फोकस दूरी को या तो घटा देगी नहीं तो बढ़ा देगी, यही क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कही जाती है। तो इस तरह से मैंने चर्चा किसकी कर दिया, आंख की चर्चाएं कर दिया, ठीक है ना। आंख की संपूर्ण चर्चा आपको समझ में आ गई। अब जैसा दृष्टि दोष हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर दृष्टि दोष होती क्या है, इस दृष्टि दोष को ध्यान सब समझिए। देखो बुआ, हमारी आंखों में क्या होता है ना, 4 तरह के दोष पाई जाती है। क्या होता है, कभी काल हम लोग का जो आंखा होता है ना, या तो लंबा हो जाएगा, आन तो मोटा हो जाएगा, आन तो पतला हो जाएगा, आने तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें दोष होती है। देखिए आप सुने होंगे रतौंधी कैसे होता है, रतौंधी कैसे होता है, मान लो कि हम लोग का आंखवा है ना, ये आंख है, तो यहाँ पर क्या नस जम गया, आंखवा के कुछ भागों पर नस जम जाएगा, जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। तो यही होता है ब्लाइंड स्पॉट, रतौंधी की बीमारी होती है, ठीक है ना। ये रतौंधी होता है, आंखों के कुछ भागों पर क्या हो जाएगा, मांस जम जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होती है वो 4 तरह के दोष उत्पन्न होती है, लेकिन क्लास 10 वाले विद्यार्थी को मात्र 3 तरह का दोष पढ़ना है। कौन कौन सा दोष पढ़ना है, देखो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसको जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये 4 तरह के दोष होती है। लेकिन 10th में 3 ही पढ़ना, मैं चारों आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। और जरा दृष्टि दोष में जो होता है ना, बुढ़ापे में होता है, जब सिलेरी मांसपेशियां की लचक कम हो जाएगी, जो सिलेरी मांसपेशियां होते हैं ना, इसकी लचक कमजोर हो जाएगी, मतलब ये साफ कामें करना छोड़ देगी। काम करने का मतलब जैसे मान लो हम बताए थे, दूर की वस्तु देखना होगा सिलेरी मांसपेशी आंख को खींच लेती है, आंख को क्या करते हैं, खींच लेती है। और निकट को देखना होगा तो आंखों को लेंसों को क्या करती है, पचका देती है। तो ये क्षमता उसके अंदर सिलेरी मांसपेशियां खो देता है, जिसके कारण से हमें जरा दृष्टि दोष होती है, बुढ़ापे में होती है। अब इस तरह के दोषों को दूर करने के लिए इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह का चश्मा का यूज करी जाती है। अबिंदुकता कोई खास बीमारी नहीं होती है, तो अबिंदुकता के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना, ठीक है ना। देखो बुआ, इसमें आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यही दो ज्यादा पढ़ना है। जरा दृष्टि दोष के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। समझो, निकट दृष्टि दोष होगा आपके आंख में, पहले समझो दृष्टि दोष क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि जब हमारी आंख वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब वो किसी वस्तु को मान लो कि हमारी आंख, ठीक है ना, अब हम किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे, यानी देखने की क्षमता हमारे अंदर है ही नहीं है, तो वो कौन सा दोष हो गया, दृष्टि दोष हो गया ना। तो बोल सकते हैं कि जब आंख निकट या दूर की वस्तु को देखने की क्षमताएं खो देती है तो हमारे आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। दृष्टि दोष 4 तरह के उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और उसके बाद बोल सकते हैं चौथा अबिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट देखेंगे लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको ना निकट का ना दूर का, मतलब इसमें क्या होता है, अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर देखेंगे तो नीचे का नहीं दिखाई देगा, और नीचे देखेंगे तो ऊपर का नहीं दिखाई देगा। यह बीमारी हमेशा बुढ़ापे में पाई जाती है। अब ये तो समझ में आ गई आखिर निकट दृष्टि दोष होती क्यों है। देखो, निकट दृष्टि दोष होने के कारण होता है लेंस जो लंबा हो जाता है, ये लेंस केवल लंबा हो जाएगा, है पूरा लंबा हो जाएगा, और इस पतला भी हो जाता है। मतलब देखो, कहने का मतलब क्या है, ये जो लेंस होता है निकट दृष्टि दोष होने के कारण सबसे पहली बात है कि ये जो सिलेरी मांसपेशी आंख का पूरा लंबा हो जाता है और थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है। तो आंख के लंबा या मोटा होने के कारण से हमें निकट दृष्टि दोष आती है, और निकट दृष्टि दोष की वजह से हम निकट का देखते लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, आंख का लंबा हो जाना और इसका क्या ना, इसका मोटा हो जाना, इसका मोटा हो जाना, 2 रीजन होते हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, आंखों उसमें पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पतला छोटा होने की वजह से हमें दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। ये 2 रीजन होते हैं, किसका किसका। तो देखो, निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण लेंसवे लंबा हो जाएगा, और दूसरा कारण मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें निकट दिखाई देता, मतलब नियरे का मतलब भीरी का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष में उल्टा हो जाता है, लेंसवा पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसके कारण हमें दूर का दिखाई देता है लेकिन भीरी का नहीं दिखाई देता है। बाबू समझ में आई ना, फिर से एक बार समझो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आंख जब दूर या निकट की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता।
होता है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमारी आंखें निकट की वस्तु देख पाती है, मतलब भीरी की वस्तु देख पाती है और दूर की नहीं देख पाती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख पाते हैं लेकिन भीरी की वस्तु नहीं देख पाते हैं। अब देखो जरा दृष्टि दोष में आप क्या बोल सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष हमेशा बुढ़ापे में होती है, जब हमारी आंख की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तब ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब देखो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगाते हैं। अब देखो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो बाबू निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग जो लेंस यूज करते हैं उसका नाम अवतल होता है। यानी अगर आपके आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया तो आपके चश्मा में जो लेंस लगेगा वो अवतल लेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आंख में दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, देखो दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो जब आपकी आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाएगी तो समझो कि आपके चश्मा में जो लगेगा ना वो उत्तल लेंस लगता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष हो जाएगी तो वो बाईफोकल लेंस लगता है। कौन सा? बाईफोकल लेंस का यूज होता है। अगर अबिंदुकता आपके आंख में हो गई तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करी जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और उसके बाद जरा दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उसको खत्म मतलब जरा दृष्टि दोष जब आपके आंख में हो जाएगी तो उस समय हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपके आंख में अबिंदुकता उत्पन्न हो जाएगी, ये भी एक दोष होता है, तो उस समय बेलनाकार लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी आंख में 4 प्रकार का दोष उत्पन्न, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट की वस्तु देखते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। इसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है हम ऊपर देखेंगे तो नीचे का नहीं दिखाई देगा, मतलब इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और चौथा दोष होता है अबिंदुकता, इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करी जाती है। ये चारों तरह का दोष आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है तारों का टिमटिमाना, कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं बुआ। अब देखो होंगे, आप सुने भी होंगे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये बातें आपको समझ में नहीं आती आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए इस बात को समझिए। देखो बुआ, तारे क्या ना हम लोगों से बहुत दूर है। अब देखो हम लोग का जो वायुमंडल बना है, आप देखो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आंख मूंद का वायुमंडलीय अपवर्तन मार देंगे। आप अपवर्तन पढ़े हैं? पीछे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको दिशा का परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है ना, जिसके कारण जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो तारे टिमटिमाने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना वो क्या होता है? तारे टिमटिमाने का सबसे बड़ा रीजन वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। कैसे? हमारे वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं, जब तारे से किरणें चलती है तो भाई किरणों को क्या होता है ना विभिन्न परतों से टकराना पड़ता है, और टकराने की वजह से किरणें कट जाती है। क्या होती है? किरणें क्या होती है? कट जाती है। तो कभी कल किरणें हमारे पास आंखों पर आती है, कभी कटी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण से कहते हैं भूख भाई कट रहा है, उसी को हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि जब मान लो कि यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये मान लो कि आपका तारा है, ठीक है ना, यहाँ पर बना देता हूँ एक तारा, समझिए ये आपका तारा है। यहाँ तारे से मान लो कि यहाँ कोई ये आदमी है, अब तारा से किरण चला तो भाई इसमें बहुत सारा परत होता है, बहुत सारा परत होता है इसमें, ठीक है ना। शोभ मंडल, संताप मंडल, मतलब तरह तरह की इसमें परतें होती है। अब तारा से जब किरणें चल रही है तो विभिन्न परतों से उसे टकराना पड़ता है। अब टकराने की वजह से कुछ परतों क्या करता है? किरणों को खींच लेता है। अब ये पहुँचते पहुँचते कुछ पहुँचता है आँख तक, कुछ नहीं पहुँचता है, कुछ किरणें हमारी आंखों तक पहुँच पाती है, कुछ नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण समय क्या होता है ना ये भूख भाई करते दिखाई देता है। तो लिख सकते हैं कि जब तारों से किरणें चलती है तो उसे विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो किरणें कभी कट जाती है और कभी नहीं कटती है। और प्रेक्षक तक आती हुई, जो प्रेक्षक मतलब हम लोग तक आती हुई किरणें वो कभी कल हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, कभी तक नहीं पहुंच पाती है। तो पहुंचना और न पहुंचना ही ये तारों का टिमटिमाना कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में लिखना हो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो सिंपली बात लिखेगा कि जब तारे से किरणें चलती है तो उसे विभिन्न परतों से होकर गुजरनी पड़ती है, जिसके कारण से तारों की किरणें कट जाते हैं, अंशतः क्या होता है? कट जाते हैं। और कटे होने के कारण से हमारी आंखों तक कभी किरणें आ पाती है और कभी नहीं आ पाती है, जिससे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। अर्थात तारे जो होता है ना इस प्रकार से टिमटिमाते हैं। सिंपली आपको लिखना, किताबी भाषा मत याद करिएगा, तो जिंदगी भर याद करते रहिएगा, याद रखिएगा। जो समझा रहा वो समझो। तारे से जब किरणें चलती है तो उसे विभिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरनी पड़ती है, तरह तरह के परत से होकर गुजरनी पड़ती है, जिसके कारण से कभी किरणें यहाँ से हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते
होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब तारों से किरणें चलती है तो उसे विभिन्न परतों से होकर गुजरनी पड़ती है। जब तारों से किरणें चलती है तो उसे विभिन्न परतों से होकर गुजरनी पड़ती है, जिसकी कारण से हमारी आंखों तक किरणें कभी आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है ना। देखो तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह और चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह और चंद्रमा जो होते हैं ना, उनको प्रकाश स्रोत नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ग्रह और चंद्रमा विशाल है। क्या विशाल है? जिसकी वजह से उसका किरण डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। ये टिमटिमाते नहीं है। समझ में आ रही है ना। तो पूछ सकता है कि तारे टिमटिमाते लेकिन ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो बोलिएगा कि ग्रह और चंद्रमा तारों की अपेक्षा विस्तृत एक फैला पिंड के जैसा है, जिसके कारण से किरणें डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है और इस कारण से वो टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। लेकिन तारों की जो किरणें होती है पृथ्वी से बहुत दूर होती है, जिसकी वजह से इसे विभिन्न परतों से होकर गुजरनी पड़ती है, वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरनी पड़ती है, और जिसके कारण से किरणें कभी हमारे आंखों तक आता है, कभी नहीं आता है, और हम लोग बोलते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वायुमंडलीय अपवर्तन मारिएगा। अब देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, समझ लो। यहाँ पर प्रिज्म होता है। प्रिज्म की वजह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जब किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो ये आगे चलकर क्या करेगा? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैजानी पीनाला। क्या बोलते हैं? बैजानी पीना, और उसके बाद एक और रंग का नाम बोल सकते हैं ला। मतलब 7 रंगों में विभक्त होती है। याद रखना, बैजानी पीनाला। तो बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी जो सूर्य में 7 रंग की जो घटनाएं घटती है, विभक्त होने की घटनाएं घटती है, उसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि सूर्य के रंगों का 7 रंगों में बट जाना, यानी 7 रंगों में डिवाइड हो जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कही जाती है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं, जब सूर्य के किरण को, देखो ये सूर्य की किरणें, मान लो यहाँ पर सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य देवता है। अब यहाँ से किरणें चली है तो प्रिज्म से जैसे ही टकराएगी, आपके स्कूल में क्यों ना जो जहाँ प्रायोगिक होती है, जहाँ पर मतलब लाइब्रेरी है, चलो आपके स्कूल में, ऐसे गांव देहात के स्कूल में उतना नहीं होता है, ठीक है ना। अपने स्कूल से प्रिज्म उठाइएगा, सर से मांगिए प्रिज्म दिखाइए, और प्रिज्म को जैसे सूर्य की किरण के सामने रखेंगे आपको 7 रंगों में दिखाई देगी। ऐसा ही प्रिज्म होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। प्रिज्म को जैसे सूर्य की किरणों के सामने रखेंगे वो रियल में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और यहाँ पर जो पट्टी प्राप्त होती है ना, इसको वर्णपट के नाम से जानते हैं। इसी वर्णपट पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी का होता है। मतलब विचलित होता है, फैलने का काम करता है। लेकिन सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल होता है। सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल होता है। लाल एकदम पकड़ेगा फटाक से ना, मतलब जहां भी फेंकेंगे वो पड़ जाएगा। लेकिन बैंगनी रंग फैल जाएगा, विचलित हो जाता है, ठीक है ना। लाल रंग नहीं फैलता। लाल रंग का जो होता है ना, तरंगधैर्य, इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, लेकिन बैंगनी का सबसे वेवलेंथ कम होता है। एक बार फिर से समझो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं भैया? तो समझो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब सूर्य के किरण को, चाहे सूर्य के किरणों के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर 7 रंग का नाम होता है बैजानी पीनाला। क्या होता है? बैजानी पीनाला। तो बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये 7 रंगों में किरणें क्या होती है? बढ़ जाती है। 7 रंगों में किरणों के डिवाइड होने की घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और सबसे ज्यादा विचलन अगर लेकर चलेंगे, आधा जाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का, लेकिन सबसे कम विचलन लाल का होता है। और तरंगधैर्य की बात करेंगे तो लाल का तरंगधैर्य ज्यादा होता है, लेकिन बैंगनी का तरंगधैर्य सबसे कम होता है। तो विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी का, लेकिन तरंगधैर्य कम बैंगनी का होता है। लेकिन लाल का तरंगधैर्य अधिक होता है, अब विचलन कम होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उस पट्टी का नाम है, जो पट्टिया है ना, इस पट्टी का नाम हम लोग वर्णपट कहते हैं। इस पट्टी का नाम क्या? वर्णपट है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी में करके देखिएगा, ठीक है ना। 720 पर देखिएगा, लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको एकदम क्लियर करके आप देखिएगा। तो मैंने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझा दिया। अब आती है इंद्रधनुष कैसे बनाना है। इंद्रधनुष पर मैं पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली मैं समझा भी देना चाहता हूँ इंद्रधनुष कैसे बनती है। देखो, जब बारिश होती है और हम जब बारिश हो जाती है और हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सूर्य की ओर पीठ खड़े करके हम लोग देखते हैं। मतलब सूर्य की ओर जैसे पीठ खड़े कर, मान लो इधर सूर्य उग रही है, हम सूर्य की ओर क्या किया? पीठ खड़े कर दिए, एकदम घूम के देखते हैं तो हमें क्या होती है ना, हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देती है। मतलब 7 रंगों की क्या होता है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। कैसे बनती है? देखो बुआ, जब बारिश हुई रहती है ना, तो बारिश के बूंदों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहां पर अपवर्तन की घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है।
मतलब जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहां पर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन भी होता है। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन होने के कारण से वो 7 रंगों का एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। आप सुने होंगे ऐसा आपको आकाश में कभी काल दिखाई देती है। तो ये बारिश होने के ठीक बाद ऐसे 7 रंग का पट्टी आपको दिखाई देता है जिसमें आपका क्या होता है, बैंगनी नीचे होता है, लाल सबसे अंतिम में होता है। तो मतलब इंद्रधनुष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बारिश होंगी तो इंद्रधनुष बनता भी है, ठीक है ना। बारिश हो रही है तो वर्षा के बूंदे क्या हो गए, मतलब क्या होते हैं, वर्षा के बूंदे बहुत सारे आकाश में अटकी रहती है कि नहीं है। थोड़ी सी आवाज जा रही है, इसको चले जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। इस आवाज से क्या होगा ना, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। सब समझ में आ रही है ना, दिमाग में ढूक रही है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको हर जगह फैलाने का काम करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनती है? इंद्रधनुष बुआ तो बोल सकते हैं कि जब वर्षाएं होती है तो बारिश के बूंद पर जब किरणें पड़ती है तो वहां पर प्रवर्तन और अपवर्तन होने के कारण से सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये जो 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटनाएं होती है एक अर्धवृत्ताकार के रूप में होती है, अर्धवृत्ताकार पट्टी के रूप में होती है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि बारिश होने के ठीक बाद जब हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं और देखते हैं आकाश की ओर इधर, तो हमें एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए बात आएगी तो एग्जाम में लिखिएगा कि जब बारिश होती है तो हम लोग अपनी पीठ सूर्य की ओर करके देखते हैं, पीठ मतलब सूर्य की ओर करके देखते हैं तो हमें एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा की बूंदों पर क्या होती है, किरणें पड़ती है, वहां प्रवर्तन और अपवर्तन की घटनाएं घटती है जिसके कारण से सूर्य के जो रंग होता है ना वो 7 रंगों में बढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे पढ़ना प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन कोई बड़ी बात नहीं है। बोल सकते हैं कि जब देखो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही देखो, जैसे मान लो यहाँ पर बल्ब ज्यादा भी नहीं जल रहा है क्योंकि लाइट का भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर भी यहाँ पर प्रकाश आ रही है, दिन है ना, तो क्या होती है ना, प्रकाश के यहाँ पर प्रकीर्णन होता है। कैसे, सूर्य की किरणें बाहर पड़ रही है तो धरती क्या करता है, उसका ना उस किरणों को खींच लेगा, और खींच लेने के बाद जहाँ किरण नहीं पहुंचा वहां भी फैला देता है, वहां भी प्रकाश पहुंचाने का काम करता है। यही घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। फिर से समझो प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। लिख सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें छोटे छोटे कणों में पड़ती है तो छोटे छोटे कण उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, खींचने के बाद उसको फिर फैला देते हैं, चारों दिशा में फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लो यहाँ पर देखो ये धरती है, यहाँ से सूर्य की किरणें होगी धरती पर पड़ी तो धरती के कण क्या करेंगे, इसको अपने अंदर खींच लेंगे, और खींचने के बाद कुछ देर के बाद इसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है तो धरती के कण उसको अपने अंदर खींच लेते हैं और कुछ मिनट कुछ क्षण के बाद उसको फिर फैला देते हैं। यही घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। अब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बुआ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई, आपको आकाश दिखेगा नीले रंग का दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आकाश है और हम यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देती है। देखो यहाँ से सूर्य की किरणें 7 चलती है, क्या होती है, 7 चलती है, लेकिन होता क्या है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका, नीले रंग का होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जब आकाश से सूर्य की किरणें चलती है तो वहां से 7 रंग चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है जिसके कारण से हमारी आंखों तक नीले रंग पहुंच पाती है और हम कहते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया, प्रकीर्णन या विचलन। देखो प्रकीर्णन का मतलब आ रही है और अवशोषित करके वही किरणें हमारी आंखों तक फैल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, नीले रंग। तो आप बोल सकते हैं कि आकाश से 7 रंग चलती है लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है जिसके कारण से आकाश हमें नीला रंग की दिखाई देती है। क्या, नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा जिसके कारण से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो सिंपली बोलेगा कि आकाश से मतलब आकाश से क्या होते हैं, 7 रंग चलते हैं, सूर्य की किरणों से 7 रंग दिखाई देते हैं, चलते हैं, लेकिन सिर्फ नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है जिसके कारण से हमें हमारी आंखों तक नीला रंग पहुंच पाती है और हम लोग बोलते हैं कि आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं सूर्य की किरणों से जब 7 रंग चलती है तो वहां पर 7 रंग में से नीले रंग का प्रकीर्णन, देखो इसमें होता है ना बैजानी, नी का मतलब क्या होगा, नीला हो गया, नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है जिसके कारण से हम बोलते हैं कि आकाश का रंग कैसा है, नीला है, ठीक है ना। समझ में आ गया आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होने के कारण से हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देते हैं। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा मतलब लाल दिखाई देता है। आप देखोगे और जब सूर्य उगता है, चाहे ससुरी सूर्य जब डूबता है तो उसमें आपको लाल दिखाई देता है, पीला ना दिखाई देता है।
है, उजला नहीं दिखाई देता है, जबकि सूर्य में सातों रंग होता है। क्यों? देखो, अगर इसको मैं सिंपली आपको लॉजिक के अनुसार समझाऊं ना बाबू, तो दिमाग में छाप लो। ये सूर्य अगर मान लो यहाँ पर है, ये उग रहा है, और मान लो यहाँ पर डूब रहा है, ठीक है ना। ये सूर्य का उगना और डूबना दोनों स्थिति को दर्शा रही है, ध्यान से समझते चलेगा, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, साइड में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये सूर्य उग रही है और यहाँ पर ये सूर्य डूब रही है, उगने वाला यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई आदमी है, यहाँ पर खड़े हैं। तो जब सूर्य उगे या डूबे उस समय आपको लाल दिखाई देती है, सूर्य लाल दिखाई देती है, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होती है। क्यों? इसके पीछे का रीजन होता है कि यहाँ देखो, कहने का मतलब क्या है ना, कि सूर्य की किरणें से सातों रंग चलते हैं। जब उगेगा चाहे डूबेगा उसमें सातों रंग चलती है, कहती है उसमें सातों रंग चलती है, लेकिन ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। देखो, अच्छा सोचो, यहाँ से और बीच में, यहाँ सूर्य यहाँ है, तो यहाँ जब बीच में होता है ना, तो किरणों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, जिसके कारण से सातों रंग हमारी कपार तक, हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। आप बीच में कभी सूर्य लाल नहीं दिखाई देता है, वो या तो येलो रंग का मतलब पीला रंग का दिखाई देगा, नहीं तो व्हाइट रंग का दिखाई देगा, श्वेत रंग का आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जब सूर्य उगती है ना, तो उसके किरणों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, उगते समय, डूबते समय उसकी किरणों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारी आंखों तक केवल लाल रंग की किरणें आ पाती है, और हम लोग बोलते हैं कि सूर्य उगते या डूबते समय कैसा लाल रंग का प्रतीत होता है। देखो, उगेंगी चाहे डूबेंगी, इस समय क्या होता है ना, किरण को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। आप सोचिए, जब बीच में रहेगा तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा? नहीं भैया, यहाँ पर सिंपली अगर हम आपको समझाए ना, देखो यहाँ पर सूर्य ये है, डूबा यहाँ पर है, ठीक है ना। हम यहाँ पर उग रहा है, यहाँ से रही है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ बीच वाला एकदम भाग पड़ेगा, तो यहाँ से ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं? बीच में क्या हो रहा है? बहुत कम। देख सकते हैं दूरी, ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया। तो बोल सकते हैं जब सूर्य उगती है चाहे डूबे, सोचो सूर्य उग रही है, फिर सूर्य इधर उग रही है, सूर्य इधर डूब रही है, आप बीच में आ गई है, तो सोचो बीच में, इसका मतलब डायरेक्ट किरण सातों हमारी आंख तक पहुंचती है, तो बीच में सूर्य लाल नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य उग रही है तो उसमें ज्यादा उसको दूरी तय करनी पड़ती है हमारी आंखों तक आने के लिए, तो उसमें से सबसे ज्यादा रंगधैर्य लाल का होता है, जिसके कारण से हमारी आंखों तक लाले पहुंच पाती है। आज डूबते समय भी यही होता है कि सूर्य की किरणें वहां से चलती है ना, सातों चलती है, 7 गो रंग होता है ना, सातों चलती है, लेकिन हमारी आंखों तक केवल लाल पहुंच पाती है, जिसके कारण से बोलते हैं कि अरे डूबते या डूबते समय सूर्य लाल दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में डायरेक्ट सातों किरण पड़ जाता है, जिसके कारण से बीच में सूर्य लाल दिखाई नहीं देता है। अब डाउट क्लियर हो गया होगा, सूर्य उगते या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देती है? तो भैया इसके पीछे का रीजन बस एक ही है, क्या है ना, कि सूर्य उगे चाहे डूबे उस समय उसके किरण को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारी आंखों तक केवल लाल रंग आ पाती है, और इसी कारण से सूर्य उगते या डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आप सुने होंगे कि कभी कभी रेल पर खतराएं उतराएं हो जाती है, तो वहां पर लाल रंग की पट्टी यूज करी जाती है। बताइए, लाल रंग का तरंगधैर्य ज्यादा होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगधैर्य कम होता है। तो तरंगधैर्य जिसका ज्यादा होता है ना, गाढ़ा, तरंगधैर्य का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। लाल रंग जहां लग जाए ससुरी वो छूटने वाला जल्दी नहीं है, गाढ़ा होता है ना लाल रंग, तो दूर से भी लाल रंग आपको स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंगधैर्य ज्यादा होता है। तो रेलवे के सिग्नल पर, या रेलवे का सिग्नल भी लाल रंग का होता है ना, उसके पीछे का रीजन होता है कि भाई खतरा है आगे। अब देखो, मान लो कि कहीं खतरा है आगे, पट्टी उट्टी टूटा है, तो कई लोग लाल रंग का कपड़ा गाड़ देता है, चाहे झंडा दिखा देता है लाल रंग का, इसका मतलब कि खतरा का निशानी है। देखो, लाल रंग का तरंगधैर्य ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि रेलवे का सिग्नल का प्रकाश भी लाल रंग का ही होता है। कई बार पूछ भी देता है कि रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, चाहे वहां पर लाल रंग का कपड़े का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगधैर्य ज्यादा होता है और वो दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण से वहां पर रेलवे का सिग्नल जो होता है ना, लाल रंग का रखी जाती है। तो खतरा का लाल रंग क्या होता है? खतरा का निशानी। देखो, आप पढ़े होंगे, लाल रंग खतरा का निशानी, आप पीला रंग तैयार हो जाना, और हरा रंग कैसा होता है? तो रास्ता साफ है। आप देखिएगा, सिग्नल जो लाइट लगाई जाती है ना पर टाउन में भी यूज करी जाती है कि रेड हो गया तो अपना रुक जाओ, 10-10 मिनट, 1-1 मिनट में जाने के लिए। मान लो कि कहीं पर चौराहा है, ठीक है ना, जैसे मैं यूपी में इलाहाबाद में जब गया तो घूमने के लिए, तो वहाँ पर चौराहा था, गाड़ी रोक दी जा रही थी। एक बार हाई रूट वालों को जाने दिया जा रहा था 1 मिनट, ठीक है ना, फिर लाल जाने जा रही थी, फिर एक उधर से रूट वाले को, मतलब सिग्नल लाइट का प्रयोग कर जाते हैं। सिग्नल लाइट में तीनों तरह की चीजें होती है। कौन कौन सा? ट्रैफिक सिग्नल में तीनों तरह का प्रयोग होती है। उसमें लाल भी होगा, पीला भी होगा, हरा भी होगा। तो लाल का मतलब खतरा है, मत जाइए, चालान कट जाएगा। अब पीला का मतलब तैयार हो जाइए, और हरा का मतलब रास्ता साफ है, दौड़ जाइए। समझ मारिए ना। तो लाल रंग खतरा का निशानी होता है। इसी कारण से रेलवे का सिग्नल के रूप में भी लाल रंग का यूज करी जाती है। क्यों? क्योंकि ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मानव नेत्र क्या है, समंजन क्षमता क्या होती है, तारे दृष्टिदोष क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, प्रकाश का प्रकीर्णन,
आकाश का रंग नीला, उगते और डूबते डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारे टॉपिक को मैंने मक्खन करा दिया एक चैप्टर में। लीजिए आपका वीडियो एकदम क्लियर हो गया, फ्रेश हो गया। अब क्या ना कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत कर जा रही है। तो बाबू आपका एक काम है, इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को एक ही वीडियो में क्लियर करते हुए फिर मिलेंगे।